प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का आज चौथा दिन है, चौथी क्लास है या भाग 4। और संविधान की विशेषताओं के क्रम में उस लिस्ट में अगला, तो इस पर हम लोग विचार करेंगे कि केंद्राभिमुख संविधान क्या होता है और भारत के संविधान की ये विशेषता क्यों है। सर्वप्रथम हम लोग संविधान के अनुच्छेद 1 की बात करेंगे, तो देखते हैं कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है। अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ये आर्टिकल 1 में लिखा हुआ। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इंग्लिश में है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो हम लोग अनुच्छेद 1 को नोट करेंगे। भारत अर्थात इंडिया, अनुच्छेद 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ये कहता है अनुच्छेद 1 भारत के संविधान का। इसी को कहा गया है इंडिया दैट इज भारत। इसको इंग्लिश में कर लें, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ स्टेट्स ऑफ यूनियन, या आप कह लीजिए यूनियन ऑफ स्टेट्स, उल्टा हो गया। शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये हुआ अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 की लाइन फिर से पढ़ लें। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, या इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत एक संघ है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 ने स्पष्ट कर दिया कि भारत एक संघ है, इसलिए अब इसमें हमें कहीं कोई दुविधा में नहीं रहना है। अब हमें स्पष्ट हो जाना है कि भारत एक संघ ही है और भारतीय संविधान संघीय संविधान है। ये अनुच्छेद 1 कहता है। लेकिन इसके बाद हम लोग 2 विद्वानों के विचार यहां पर कोट करेंगे। 2 विद्वानों के विचार, तो संविधानविदों के विचार या विद्वानों के विचार हम लोग यहां जानने की कोशिश करेंगे कि विद्वानों के विचार क्या हैं। और यहां 2 विद्वानों को कोट करेंगे। एक है प्रोफेसर केसी वेयर, प्रोफेसर केसी वेयर की बात कर लें हम लोग। केसी वेयर ये क्या कहते हैं? ये भारतीय संविधान को एक अर्ध संघीय संविधान कहते हैं।
यानी केसी वेयर के अनुसार भारत का संविधान क्या कहते हैं, भारत का संविधान एक अर्ध संघीय, ये शब्द आपको ध्यान रखना है, अर्ध संघीय, इसको कहते हैं क्वैसी फेडरल। किस प्रकार का है? क्वैसी फेडरल संविधान है। तो भारतीय संविधान कैसा है? क्वैसी फेडरल है। ये बात कौन कहा? प्रोफेसर केसी वेयर ने कहा कि ये अर्ध संघीय है। अनुच्छेद 1 कह रहा है कि संघीय है। एक विद्वान का मत है, विचार है कि भारत का संविधान पूरा संघीय नहीं है, आधा संघीय है, अर्ध संघीय है, क्वैसी फेडरल है। एक और विद्वान का विचार लेंगे, वो है सर आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स की बात कर लें हम लोग, तो आइवर जेनिंग्स क्या कहते हैं? आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि भारतीय संविधान में संघ तो है, यानी भारत को एक संघ मानते हैं। भारत एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीय प्रवृत्ति अधिक है, ये बात कहते हैं सर आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स का ले लें, यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति सशक्त है। क्या बोलते हैं कि यह एक ऐसा संघ है जिसमें पूरा इनके लाइन में, जिसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति सशक्त है, ये बात कहते हैं आइवर जेनिंग्स। तो दो विद्वानों के मत आपने देखा, एक विद्वान ने कहा कि संविधान पूरा संघ नहीं बल्कि आधा संघ, और एक ने कहा कि ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है, अर्थात केंद्रीकरण ज्यादा है, संघीय स्वभाव कम है। इसका मतलब यह है कि भारत का संविधान, अगर इन दोनों विद्वानों के विचार लें तो कहेंगे कि भारत का संविधान संघीय होते हुए भी केंद्रीकरण वाला है, या केंद्राभिमुख, जो हम लोगों का हेडिंग है, केंद्राभिमुख है या केंद्र की तरफ झुका हुआ है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि इसका पता हम लोग खुद लगाएं, खुद जानने की कोशिश करें कि आखिर किन दशाओं में कोई संविधान केंद्राभिमुख या एकात्मक हो जाता है और किन दशाओं में संविधान संघात्मक हो जाता है। तो हमें क्या करना होगा कि एक तरफ संघीय संविधान के लक्षण देख लें, दूसरी तरफ एकात्मक संविधान के लक्षण देख लें, दोनों लक्षणों को एक एक करके जानने की कोशिश करें कि भारत का संविधान कितना संघीय है, कितना एकात्मक है। तो आइए इसका प्रयास करते हैं। तो इसकी शुरुआत हम लोग अगले पेज से करते हैं और कह लें संघीय संविधान के लक्षण। सबसे पहले हम लोग देखेंगे संघीय संविधान के लक्षण, या यूं कह लें कि हम लोग दोनों ही देख लें, संघीय संविधान के लक्षण और एकात्मक संविधान के लक्षण। एकात्मक संविधान के लक्षण, ये दोनों लक्षण हम लोग एक ही बार देख लें। इससे क्या है कि पता चल जाएगा कि भारत का संविधान इधर हम लोग माने कि इधर माने कि दोनों माने, क्या कंडीशन बनता है इसको देखें। तो संघात्मक संविधान के लक्षण में जो सबसे पहली बात हम लोगों को नोट करना चाहिए
वो है शक्तियों का विभाजन। पहला लक्षण क्या है? शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन कहाँ किसके बीच होता है? केंद्र और राज्य के बीच होगा। तो संघीय संविधान का लक्षण क्या है? कि शक्तियों का विभाजन होगा, लिखित संविधान होगा। एक दूसरा लक्षण क्या है? कि लिखित संविधान। तीसरा लक्षण है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता, ये देख लें कि संघीय संविधान के कौन कौन से लक्षण हैं। अपरिवर्तनशीलता, जो लक्षण हैं वो हमें यहां नोट करना है। तो अपरिवर्तनशीलता एक लक्षण है। स्वतंत्र न्यायपालिका भी एक लक्षण है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, तो ये सब हुआ संघीय संविधान के महत्वपूर्ण लक्षण। संघीय संविधान में क्या क्या मिलेगा? शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र और राज्य के मध्य। लिखित संविधान होता है, संविधान ही सर्वोपरि होता है, सर्वोच्च होता है। संविधान आसानी से बदला नहीं जा सकता, इसलिए अपरिवर्तनशीलता का भाव होता है। स्वतंत्र न्यायपालिका होती है दोहरी, यानी कि संघीय व्यवस्था में ऐसी न्यायपालिका होती है जो स्वतंत्र हो, जिसको न तो संघ दबा सके और न तो राज्य अपने पक्ष में कर सके। अर्थात न्यायपालिका का स्वतंत्र होना जरूरी है। अब चेक करें कि क्या भारत के संविधान में इनमें से कोई गुण विद्यमान है। तो शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के मध्य भारत के संविधान में है, यानी विभाजन है। लिखित संविधान भारत का है। संविधान की सर्वोच्चता भारत में है। भारत का संविधान आसानी से हर बार नहीं बदल पाएंगे, ये भी है। और भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है अमेरिका की तरह। अर्थात संघीय संविधान के सभी प्रमुख लक्षण भारत के संविधान में पाए जा रहे हैं, इसलिए भारत का संविधान संघीय संविधान है। भारत का संविधान कैसा है? संघीय संविधान है। परंतु यहां अब ये देखना है कि इधर वाला मामला क्या कहता है। तो एकात्मक संविधान के लक्षण भी हमें देखने होंगे। तो आइए एकात्मक संविधान के लक्षण देखते हैं। पहला इसका लक्षण है इकहरी नागरिकता। पहला लक्षण क्या है? इकहरी नागरिकता। तो इकहरी नागरिकता, ये पहला लक्षण है एकात्मक संविधान के, या केंद्र की तरफ झुके हुए संविधान। तो एकल नागरिकता हो गया। दूसरा है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होना। राष्ट्रपति द्वारा किया जाना, ये दूसरा लक्षण है। आपातकालीन उपबंध एकात्मक संविधान में होते हैं। आपातकालीन उपबंध ये भी इस संविधान में मौजूद होते हैं। नए राज्यों के निर्माण की शक्ति संसद को है। ऐसा तो नए राज्यों के
निर्माण की शक्ति, संसद को, किसको? संसद को, यह भी लक्षण है नए राज्यों का निर्माण। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, ये एक लक्षण है। राज्यसभा में राज्यों का असमान अनुपात, तो राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, एक ये भी लक्षण है। और इसी प्रकार देखें तो राज्य सूची पर केंद्र द्वारा निर्मित कानून का महत्व होना, यानी राज्य सूची पर केंद्र का कानून बनाने की शक्ति। तो इतनी बातें हम लोगों ने नोट की एकात्मक संविधान के प्रमुख लक्षणों के मामले में। कि एकात्मक संविधान के प्रमुख लक्षण ये हैं। अब यहां काम की बात यह है कि क्या भारत के संविधान में इसमें से कुछ लक्षण या सभी लक्षण पाए जाते हैं? तो हमें देखना होगा इसमें से कितने लक्षण पाए जा रहे हैं। तो क्या भारत के संविधान में इकहरी नागरिकता है? तो भारत के संविधान में इकहरी नागरिकता ही है, इसलिए भारत का संविधान इकहरी नागरिकता वाला हुआ। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं? हाँ, करते हैं। आपातकालीन उपबंध है? हाँ है, 352, 356, 360, ये आपातकालीन उपबंध भी हैं। नए राज्यों के निर्माण की शक्ति संसद के पास है? हाँ है। उसी प्रकार अखिल भारतीय सेवाएं भी भारतीय संविधान में वर्णित हैं, तो वर्णित हैं। राज्यसभा में सदस्यों का असमान प्रतिनिधित्व है, तो ये भी है। किसी राज्य में 31 सदस्य हैं, किसी में 20 हैं, किसी में 11 हैं, कहीं 8 हैं, कहीं 14 हैं, कहीं 1 हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रतिनिधित्व है राज्यसभा का। और अंतिम, राज्य सूची के विषयों पर क्या केंद्र कानून बना सकता है? तो जवाब है हाँ। भारत का संविधान कहता है कि राज्य सूची के विषय पर अगर केंद्र ने कोई कानून बनाया है तो केंद्र का कानून ही मान्य होगा। तो हमने देखा कि भारत के संविधान में एकात्मक संविधान के सभी प्रमुख लक्षण विद्यमान हैं। इस तरह से यह सिद्ध हुआ कि भारत का संविधान एकात्मक भी है, भारत का संविधान संघात्मक दोनों है। इस तरह से रिजल्ट ये निकलता है। रिजल्ट क्या निकलता है? परिणाम ये हमारे सामने आता है कि भारत का संविधान संघात्मक व एकात्मक दोनों है। बस समय अलग अलग होगा। अलग अलग परिस्थिति में भारत का संविधान एकात्मक है और संघात्मक। तो इस तरह से हम लोगों ने ये बात देखा कि भारत के संविधान में दोनों बातें विद्यमान है। इसीलिए एक तरफ केसी वेयर ने अर्धसंघीय कहा, तो दूसरी तरफ सर आइवर जेनिंग्स ने कहा कि ये संघात्मक होते हुए भी इसमें एकात्मकता की प्रवृत्ति बहुत महत्वपूर्ण है या मजबूत है। पुनः आइवर जेनिंग्स की ही एक लाइन ले लें
तो आइवर जेनिंग्स इन बातों के बाद कहते हैं, क्या कहते हैं? आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि भारत का संविधान एक केंद्राभिमुख संविधान है। भारत का संविधान केंद्राभिमुख संविधान है। थोड़ा सा इसको मिटा लिया जाए। केंद्राभिमुख संविधान है। इस प्रकार ये बात आइवर जेनिंग्स ने स्पष्ट कर दी। हमने देख भी लिया कि किस प्रकार भारत का संविधान संघीय है, किस प्रकार भारत का संविधान एकात्मक है। इसी बात को डॉक्टर अंबेडकर कैसे कहते हैं? डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है कि भारतीय संविधान को, अंबेडकर के अनुसार, भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। बात अब समझ में आई। दरअसल जब संविधान का निर्माण हो रहा था, साथ ही भारत स्वतंत्र हो रहा था, आजादी के साथ विभाजन भी प्राप्त हुआ था, तो संविधान निर्माताओं के सामने एक अखंड भारत, एक भारत, सशक्त भारत, मजबूत भारत को बनाए रखना चुनौती थी। और उस चुनौती को मद्देनजर संविधान निर्माताओं ने केंद्र को मजबूत रखने की कोशिश की। इसलिए संघात्मकता के तरफ बहुत ज्यादा न जाकर समय समय पर संविधान को एकात्मकता की तरफ, केंद्र की मजबूती की तरफ या केंद्राभिमुख की तरफ बना करके रखा। और इसी का परिणाम है कि डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि संघात्मकता का जो तंग ढांचा है, हमने ऐसा संविधान नहीं बनाया। और जीन ऑस्टिन तो कहते हैं कि भारत का जो संविधान है वो, या भारत का जो संघवाद है, वो सहकारी संघवाद है। तो जीन ऑस्टिन का नाम ले लें आप, जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन कहते हैं भारतीय संघवाद, कहते हैं भारतीय संघवाद एक सहकारी संघवाद है। सहकारी संघवाद कहते हैं, सहकारी संघवाद, यानी कि इसको आप कह सकते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं इसे। सहकारी संघवाद है। तो आपने देखा कि जी ऑस्टिन इसे सहकारी संघवाद कहते हैं। इस प्रकार अगर आप भारतीय संविधान को केंद्राभिमुख संविधान कहें, केंद्र की तरफ झुका हुआ संविधान कहें, या एकात्मकता की प्रवृत्ति वाला संविधान कहें, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। भारत का संविधान ये स्वीकार है कि ये केंद्राभिमुख है, केंद्र की तरफ झुका हुआ है। तो हम लोगों ने संविधान की विशेषता के क्रम में केंद्राभिमुख टॉपिक देखा। अब हम लोगों का अगला टॉपिक होगा एकल नागरिकता।
तब संविधान की अगली विशेषता क्या है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, इसको कहते हैं सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप। एकल नागरिकता, हम लोगों ने अभी अभी एकल नागरिकता पर बात की है। थोड़ी सी बात ये कि अगर संविधान संघीय है तो संघीय संविधान का प्रमुख लक्षण है दोहरी नागरिकता। मतलब अगर हम ऐसे कहें कि संघीय संविधान का क्या लक्षण है? संघीय संविधान का या संघीय संविधान में दोहरी नागरिकता होनी चाहिए या होती है, इसका प्रमुख लक्षण है। होनी चाहिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये प्रमुख लक्षण है। और दोहरी नागरिकता कैसी? दोहरी नागरिकता मतलब एक नागरिकता यानी एक केंद्र की नागरिकता और एक राज्य की नागरिकता, दो नागरिकता होनी चाहिए। और इसका उदाहरण है अमेरिका या अमेरिका का संविधान। यानी अमेरिका में केंद्र की भी नागरिकता है, संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता, और प्रत्येक राज्य की भी नागरिकता नागरिकों के पास है। इस तरह से संघीय संविधान में दो नागरिकता होनी चाहिए, दोहरी नागरिकता होनी चाहिए, जैसा कि अमेरिका के संविधान में है। परंतु भारत के संविधान में क्या है? भारत के संविधान में आपको पता है कि भारत के संविधान के अंदर एकल नागरिकता की बात है। एकल नागरिकता, एक ही नागरिकता की बात है। मतलब कि भारत का प्रत्येक नागरिक सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक है, राज्यों का नागरिक नहीं। भारत में क्या है? एकल नागरिकता है। मतलब कि भारत का प्रत्येक नागरिक, इसको क्या कहेंगे आप? भारत का प्रत्येक नागरिक सिर्फ भारत का नागरिक है। क्या कहेंगे? सिर्फ भारत का नागरिक है, राज्यों का नहीं। ये सिर्फ इसमें मेंशन करें, राज्यों का नहीं। तो इस प्रकार ये जो नागरिकता का प्रावधान है भारत में, वह सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है। भारत के अंदर प्रत्येक नागरिक केवल और केवल भारत का नागरिक है। ऐसा नहीं है कि वो किसी राज्य का भी नागरिक है। इस प्रकार भारतीय संविधान की एक और विशेषता पर हम लोगों ने बात किया, और वो विशेषता रही है एकल नागरिकता। भारतीय संविधान की एक खास बात है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो संविधान की दूसरी खूबसूरती हम लोगों ने देखा, और वो है एकल नागरिकता की, सिंगल सिटीजनशिप की बात। अब हम लोग संविधान के विशेषता में अगली जो कड़ी है, अगला बिंदु है, उसको देखेंगे। और अगला बिंदु है वयस्क मताधिकार। तो चलिए लेते हैं अगला टॉपिक, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार, इसको कहते हैं एडल्ट फ्रेंचाइजी। एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो एडल्ट फ्रेंचाइजी, वयस्क मताधिकार, ये भारतीय संविधान की विशेषता है। भारत का संविधान 1949-50 में बना, लागू हुआ। दुनिया के तमाम ऐसे देश थे जहां पर अभी भी वयस्क मताधिकार नहीं था, लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं ने
मताधिकार के प्रश्न पर लंबी चर्चा की। संविधान सभा के भीतर कैसा मताधिकार रखा जाए, इस पर लंबी बहस हुई और लंबी चर्चा के बाद अंततः यही निर्णय लिया गया कि भारत में वयस्क मताधिकार रखा जाएगा और मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई। 21 वर्ष, 21 ईयर, अर्थात भारत का कोई भी नागरिक यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तो वह वोट देने का, मत देने का समान अधिकार रखता है। एक वोट का अधिकार उसका है और एक ही वोट सबका है। लेकिन ये बात मूल संविधान में था, बाद में इसमें संशोधन किया गया और संशोधन के पश्चात जो वोट देने की न्यूनतम आयु थी उसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये बातें हम लोग लिखते हैं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में वयस्क मताधिकार को कैसे रखा जाए। तो सबसे पहले हम जाने कि भारत एक संसदीय शासन प्रणाली वाला देश है। भारत कैसा देश है? एक संसदीय शासन प्रणाली वाला देश। तो भारत संसदीय शासन प्रणाली वाला देश है। कैसा देश है? भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है? तो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शासन करते हैं या जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार का संचालन होता है। तो संसदीय शासन प्रणाली है और जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सरकार का संचालन करते हैं, सरकार का संचालन करते हैं, सरकार चलाते हैं। तो जब जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हैं तो जनता कैसे चुनेगी? वही वयस्क मताधिकार के माध्यम से। तो वयस्क मताधिकार का होना ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ वयस्क मताधिकार हो और इस मताधिकार प्रणाली को अपनाया गया। भारत में मूल संविधान में 21 वर्ष आयु, मूल संविधान में वोट यानी कि मत देने की न्यूनतम आयु, देने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, परंतु 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989, परंतु 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989, संशोधन अधिनियम 1989, इसमें संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया और संशोधन के बाद मत देने की, वोट देने की जो न्यूनतम आयु थी उसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो क्या किया गया? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में अनुच्छेद 326 में वोट देने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष
किया गया। यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया और 326 में संशोधन करके जो वोट देने की न्यूनतम आयु थी 21 वर्ष, उसे घटा करके 18 वर्ष किया गया। ये क्रांतिकारी परिवर्तन 1989 में किया गया। इस प्रकार भारत में वोट देने का जो अधिकार है वो इस प्रकार है कि कोई भी नागरिक जिसने 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली है वह समान रूप से वोट देने का, मत देने का अधिकार रखता है। अर्थात प्रत्येक नागरिक को एक वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ यदि उसने 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली। कई बार एक प्रश्न पूछा गया है कि क्या किसी नागरिक को वोट देने से रोका जा सकता है? तो एक प्रश्न लिखते हैं, क्या किसी नागरिक को मत देने से रोका जा सकता है? तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है हाँ, रोका जा सकता है। लेकिन कब? निम्नलिखित परिस्थितियों में, हमेशा नहीं। निम्नलिखित परिस्थितियों में रोक सकते हैं। परिस्थिति जिसमें अनिवास यानी व्यक्ति वो निवास न करे। दूसरा है चित्त विकृति। चित्त विकृति मतलब कि वो पागल हो जाए या कुछ इस तरह से और उसकी विकृति हो जाए। अपराध हो यानी अपराध के कारण, भ्रष्ट या अवैध आचरण, यानी ये 4 कंडीशन हैं। इन परिस्थितियों में कोई भी नागरिक अगर ऐसा है तो उसे वोट देने से रोका जा सकता है, कानूनन वो वोट देने का अधिकारी नहीं रहेगा। तो अभी एक प्रश्न आया कि क्या किसी व्यक्ति को, किसी नागरिक को वोट देने से रोक सकते हैं? जवाब मिला हाँ, रोक सकते हैं। क्यों रोक सकते हैं? तो ऐसी परिस्थितियां अगर होंगी, निम्नलिखित दशाएं जिनमें रोक सकते हैं, तो एक है अनिवास। अगर उसने निवास करना उस जगह पर छोड़ दिया लंबे समय तक। चित्त विकृति, अगर किसी प्रकार का पागलपन है उसके अंदर, या अपराधी है या कोई भ्रष्ट अवैध आचरण उसका है, इन आधार पर किसी नागरिक को वोट देने से रोका जा सकता है। तो अभी हम लोगों ने आज की क्लास में 3 प्रमुख टॉपिक लिए जो संविधान की विशेषताओं की चर्चा करते हैं। आइए उन चीजों को फिर से एक बार रिवाइज कर लें, जैसा कि हम लोग क्लास के अंत में एक बार करते हैं। तो आज चौथे दिन की कक्षा में हम लोगों का टॉपिक है केंद्राभिमुख संविधान। संविधान की विशेषताओं में बात करते हुए हम लोग पहुंचे मोर सेंट्रल बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको समझने के लिए अनुच्छेद 1 हम लोग नोट करेंगे। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, यानी इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ स्टेट यूनियन ऑफ स्टेट्स। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, अर्थात भारत एक संघ है, ऐसा अनुच्छेद 1 ने घोषित किया। लेकिन इसको समझने के लिए और आगे बढ़ते हैं और 2 विद्वानों के विचार हम लोग लेते हैं और फिर उस पर चर्चा करते हैं।
दो विद्वान, एक केसी वेयर भारत के संविधान को अर्ध संघीय संविधान कहते हैं। अनुच्छेद 1 संघीय मानता है, केसी वेयर भारत के संविधान को अर्ध संघीय, इसको क्वैसी फेडरल कहते हैं, क्वैसी फेडरल, अर्ध संघीय, यानी पूरा पूरा संघ नहीं है, आधा संघ है। उसी प्रकार सर आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति सशक्त है। मतलब कि केंद्रीय संघ है, क्या कहना चाहते हैं? संघ तो है, यहां भी संघ होने से मना नहीं किए, ये भी कहते हैं संघ तो है लेकिन इसके अंदर केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है। हम लोग इसी प्रश्न को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत केंद्राभिमुख संविधान है कि नहीं। तो इन दोनों विद्वानों के माध्यम से पता चला कि भारत का संविधान पूरी तरह संघीय नहीं बल्कि अर्धसंघीय है, केंद्र की तरफ झुका हुआ है। इसका परीक्षण हम लोग स्वयं करें और उसका एक तरीका निकाल लें कि संघीय संविधान के लक्षण देख लें, एकात्मक संविधान के लक्षण देख लें, दोनों में भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान मौजूद हैं इसको देख लें, अपने आप रिजल्ट निकल जाएगा कि भारत का संविधान संघीय है या एकात्मक है या दोनों है। तो इसके लिए हम लोग अगले पृष्ठ पर बात करते हैं, संघीय संविधान के लक्षण नोट कर लेते हैं और एकात्मक संविधान के लक्षण नोट कर लेते हैं और दोनों की तुलना कर लेते हैं, देख लेते हैं। संघीय संविधान के लक्षण में सबसे पहले शक्तियों का विभाजन संघीय संविधान में कर दिया जाता है केंद्र और राज्यों के मध्य। संघीय संविधान में दूसरा यह है कि लिखित संविधान है। संघीय संविधान में तीसरी बात है कि सर्वोच्च संविधान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। संघीय संविधान में संघीय संविधान अपरिवर्तनशीलता की ओर इशारा करता है, इसलिए अपरिवर्तनशीलता मतलब संविधान को आसानी से परिवर्तित नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। संघीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की भी व्यवस्था है। तो देखें अगर तो हमें पता चलेगा कि संघीय संविधान के भीतर भी सभी वो सब लक्षण मौजूद हैं जो भारत के संविधान में, ये सारी बातें भारत के संविधान में मौजूद हैं। शक्तियों का विभाजन भी केंद्र और राज्य के मध्य भारतीय संविधान में मौजूद है। भारत का संविधान लिखित संविधान है। संविधान की सर्वोच्चता भी भारत में है। अपरिवर्तनशीलता भी है क्योंकि संविधान को आसानी से पूरी तरह से नहीं बदल पाएंगे। और स्वतंत्र न्यायपालिका जैसा कि अमेरिका के संविधान में है, स्वतंत्र न्यायपालिका की भी व्यवस्था है। और इस बात को देखने पर लगता है कि भारत का संविधान एक संघीय संविधान है। लेकिन एकात्मक संविधान के लक्षणों पर भी गौर करना होगा और तब जाके हम लोग ठीक रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। तो एकात्मक संविधान के लक्षण पर बात करें। एकात्मक संविधान में पहला है एकहरी नागरिकता। तो चलिए इसको चेक करते चलें, क्या भारत में एकहरी नागरिकता है? जवाब है हाँ, भारत में एकहरी नागरिकता है। भारत का प्रत्येक नागरिक केवल और केवल भारत का नागरिक है, किसी राज्य का नागरिक नहीं है। उसी तरह राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये भारत के संविधान में है। राज्यपाल जब राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे तो वो केंद्र की मजबूती हुई, एकात्मक संविधान के लक्षण हुए। आपातकालीन उपबंध भी मौजूद हैं भारत के संविधान में, यानी ये लक्षण भी प्राप्त होता है। भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंधों में 3 उपबंध 352, 356 और 360 ये आपातकालीन उपबंध हैं जो अलग अलग प्रकार के हैं। इनकी चर्चा हम लोग आपात उपबंध के खंड में जाकर के करेंगे। उसी प्रकार नए राज्यों के निर्माण की शक्ति भी संसद को है। इस तरह पुनः केंद्र की मजबूती सामने आ रही है। अखिल भारतीय सेवाएं
केंद्र अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करता है। अखिल भारतीय सेवाओं के द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति कर राज्यों में वे सेवाएं देने के लिए भेजे जाते हैं। तो ये व्यवस्था भी भारत में है। राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व है, यानी भारत में राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व देखेंगे सदन की, वह किसी राज्य में 31, किसी में 1, किसी में 4, किसी में 11, इस तरह से अलग अलग संख्या है। और राज्य सूची पर केंद्र का कानून बनाने की शक्ति, यानी कि राज्यों के लिए राज्य सूची के विषय जो हैं उन पर केंद्र कानून बना सकता है। केंद्र द्वारा बना हुआ कानून ही मान्य होगा। ऐसी दशा में ये सारी बातें भारत के संविधान को एकात्मक संविधान के लक्षण प्रदान कर रही हैं। और ऐसी दशा में ऐसा साफ है कि भारत का संविधान एकात्मक संविधान है। अब अगर रिजल्ट निकाला जाए तो परिणाम यह है कि भारत का संविधान संघीय संविधान भी है और एकात्मक संविधान है। जैसी परिस्थिति होगी भारत का संविधान वैसा रूप ग्रहण कर लेगा। इसलिए हम लोग एक परिणाम में लिख सकते हैं कि भारत का संविधान संघात्मक भी है, एकात्मक भी है, दोनों ही है। और फिर पुनः आइवर जेनिंग्स की बात करें तो आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि भारत का संविधान केंद्राभिमुख संविधान है, केंद्राभिमुख संविधान है। इसी प्रकार डॉक्टर अंबेडकर की बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के बारे में कहा कि भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, यानी हम संघीय संविधान बनाए जरूर हैं, लेकिन हमने संघात्मकता को इतना महत्व नहीं दे दिया है कि केंद्र कमजोर हो जाए। केंद्र को मजबूत रखने का हमने प्रयास किया है। इसलिए संघात्मकता के साथ संविधान निर्माताओं ने कहीं न कहीं समझौता कर लिया। और जी ऑस्टिन तो इसे सहकारी संघवाद तक कहते हैं कि ये संघवाद जो भारत का संघवाद है वो संघवाद कुछ ऐसा है जिसे सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कह लीजिए तो ज्यादा बेहतर है। तो कुल मिला जुला करके जो बात सामने आई कि भारत का संविधान केंद्राभिमुख है कि नहीं, तो साफ हुआ कि भारत का संविधान केंद्राभिमुख है, केंद्र की ओर झुका हुआ है। अब विशेषता की अगली कड़ी में जो हेडिंग है हमारे सामने टॉपिक है वो है एकल नागरिकता का, सिंगल सिटीजनशिप का। तो पुनः संघीय संविधान की बात करें, संघीय संविधान की बातों में संघीय संविधान के महत्वपूर्ण लक्षण में क्या है कि संविधान के अंदर दोहरी नागरिकता का प्रावधान होना चाहिए। दोहरी नागरिकता कैसी? एक केंद्र की नागरिकता होनी चाहिए और एक राज्य की नागरिकता होनी चाहिए। और ये उपबंध अमेरिका के संविधान में मौजूद है। अमेरिका के संविधान में क्या है कि अमेरिकी नागरिक एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी केंद्र का नागरिक है और एक राज्य, वहां जो 50 राज्य हैं उनका नागरिक। लेकिन भारत की स्थिति क्या है? भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता यानी भारत का प्रत्येक नागरिक केवल और केवल भारत का नागरिक है, किसी राज्य का नागरिक नहीं है। राज्यों का नागरिक तो वो कतई नहीं, वह भारत का नागरिक है। ऐसी दशा में भारत के संविधान की एक खूबसूरती आपके सामने आई कि भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। इसी प्रकार हम लोग बात कर लें संविधान की विशेषता में अगली जो कड़ी है वो है वयस्क मताधिकार का, एडल्ट फ्रेंचाइजी, वयस्क मताधिकार एडल्ट फ्रेंचाइजी का। वयस्क मताधिकार अर्थात वयस्कों के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि और उनके द्वारा चलाए जाने वाली शासन व्यवस्था।
भारत एक संसदीय शासन प्रणाली वाला देश है, और चूंकि संसदीय शासन प्रणाली वाला देश है तो जनता जो है अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार का संचालन कराएगी, और निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार का संचालन होगा। इसलिए निर्वाचन कौन करेगा? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर वयस्कों के द्वारा निर्वाचन होगा, और वे वयस्क मूल संविधान में वोट देने की जो न्यूनतम आयु वयस्कों की निर्धारित की गई थी वो थी 21 वर्ष। 21 वर्ष की न्यूनतम आयु प्राप्त करने वाला नागरिक सरकार चुनने में अपना मत दे सकता था, परंतु बाद में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 की बात करें तो 61वें संविधान संशोधन 1989 में संशोधन किया गया, और संशोधन करके अनुच्छेद 326 में नया जोड़ा गया कि 21 वर्ष से घटाकर वोट देने की जो आयु है वो 18 वर्ष कर दी गई। तो इस प्रकार भारत में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था मौजूद है, और वयस्क मताधिकार के द्वारा अर्थात 18 वर्ष की उम्र में वोट देने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त होता है। कई बार यहाँ एक छोटा सा प्रश्न रखा जाता है, क्या किसी नागरिक को मत देने से रोका जा सकता है? क्या किसी नागरिक को वोट देने से रोक सकते हैं? तो जवाब है हाँ, रोक सकते हैं। इसके लिए कुछ परिस्थितियां हैं, कुछ दशाएं हैं, कुछ कंडीशंस हैं, शर्तें हैं, और वो क्या है कि अगर वो अनिवास यानी वो निवास न कर रहा हो, चित्त विकृति यानी कि कुछ पागल हो, कुछ अलग तरह का व्यक्ति हो, अपराधी हो, उसका अपराध सिद्ध हो गया हो, या भ्रष्ट हो, या अवैध आचरण करता हो, यानी अगर ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं या कोई व्यक्ति इस प्रकार का प्राप्त किया होता है तो उसे मत देने से रोका जा सकता है। इस प्रकार संविधान की विशेषता की ये चौथी कक्षा हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। संविधान की विशेषता की अभी एक और कक्षा संभवतः होनी चाहिए, उसके बाद ही ये अध्याय पूरा हो पाएगा। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।